नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी श्रीवास्तव। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे नाम के बारे में जिसने भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे ऊंचे शिखर भी देखे हैं और आज वो कानून के सबसे मुश्किल घेरे में भी खड़े हैं। हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की। कल तक जो खबरें सिर्फ फाइलों में दबी थीं, आज वो मुंबई की सड़कों और दिल्ली के ईडी मुख्यालय तक पहुंच चुकी हैं। सवाल अब सिर्फ पैसों का नहीं रह गया है, सवाल ये है कि क्या अनिल अंबानी जेल जाएंगे। चलिए इस पूरी गुत्थी को आज सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला यहाँ तक पहुंचा कैसे। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। मुंबई का पाली हिल इलाका, जहां बड़े बड़े फिल्म सितारों और रईसों के घर हैं, वहां अनिल अंबानी का 17 मंजिला आलीशान घर है। इसकी ऊंचाई 66 मीटर है और कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने इस घर को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है, लेकिन बात सिर्फ एक घर की नहीं है। अगर हम पूरे रिलायंस एडीएजी ग्रुप की बात करें तो अब तक ईडी ने करीब 15,700 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें नवी मुंबई की धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी की 132 एकड़ जमीन भी शामिल है। ये एक छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, ये इशारा है कि सिस्टम अब बहुत बड़े दबाव में है और जांच की रफ्तार अब थमेगी नहीं। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। रिलायंस के बंटवारे के बाद अनिल अंबानी को जो हिस्सा मिला उसमें रिलायंस कम्युनिकेशन यानी कि आरकॉम उनका सबसे चमकता हुआ सितारा था। एक वक्त था जब हर दूसरे हाथ में रिलायंस का मोबाइल हुआ करता था, लेकिन वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली और देखते ही देखते कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया। आज जब हम 40 करोड़ के फ्रॉड की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये जनता का पैसा है जो बैंकों ने लोन के तौर पर दिया था। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बहुत गंभीर धाराएं लगाई हुई हैं। धारा 120B यानी कि आपराधिक साजिश, धारा 406 यानी कि अमानत में खयानत और धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी। सिस्टम की बात करें तो आरोप ये है कि अनिल अंबानी और उनके ग्रुप ने डोमेस्टिक और विदेशी बैंकों से 1000 करोड़ रुपए के लोन लिए, लेकिन जांच एजेंसियां कहती हैं कि ये पैसे उस काम में लगे ही नहीं जिसके लिए लिए गए थे। इसे डाइवर्ट किया गया, कभी दूसरी कंपनियों के पुराने कर चुकाने के लिए तो कभी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए। मतलब बैंकों को अंधेरे में रखा गया। मुंबई का वो आलीशान घर अडोब, ईडी ने इसे अस्थायी रूप से कुर्क किया है, लेकिन इसके पीछे की जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत दिलचस्प है। ईडी की जांच में ये सामने आया कि इस बंगले को एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के नाम पर दिया गया था, ताकि कानून की नजर में ये दिखाया जा सके कि अनिल अंबानी का इससे कोई सीधा लेना देना ही नहीं है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये पूरी प्लानिंग इसीलिए की गई थी ताकि अगर कभी बैंक अपनी देनदारी यानी कि पर्सनल गारंटीज वसूलने आए तो इस घर को बचाया जा सके। लेकिन ईडी की स्पेशल टास्क फोर्स ने इस कॉर्पोरेट पर्दे को हटा दिया। उन्होंने साफ किया कि इस संपत्ति का असली फायदा अंबानी परिवार ही उठा रहा था, जबकि बैंकों का पैसा डूब रहा था। जिसके बाद ईडी ने धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी समेत अनिल अंबानी के ग्रुप की कुल 15,700 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर ली हैं। यहाँ मैटर में एक और नाम जुड़ता है, यस बैंक। आरोप ये है कि जब राणा कपूर बैंक चला रहे थे तब उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर अनिल अंबानी की कंपनियों को लोन दिया था। जांच कहती है कि जब राणा कपूर यस बैंक के बॉस थे तब अनिल अंबानी की 9 कंपनियों ने वहां से करीब 12,800 करोड़ का लोन लिया था। बाद में ये पूरा पैसा एनपीए बन गया। शक की सुई ये भी है कि क्या इन लोन्स के बदले कुछ किकबैक्स दिए गए थे या ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म का वो हिस्सा है जहां रसूखदार लोग आपस में मिलकर जनता की मेहनत की कमाई के साथ खेल जाते हैं। इसीलिए प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत उनसे बार बार पूछताछ हो रही है और इस बार तो वो खुद दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचकर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। अनिल अंबानी की मुसीबतें सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। पेंडोरा पेपर्स के लीक के वक्त ये दावा किया गया था कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और साइप्रस जैसे देशों में उनकी 18 से ज्यादा ऑफशोर कंपनियां हैं। यानी कि आयकर विभाग का कहना है कि 2 स्विस बैंक खातों में करीब 814 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति है। आयकर विभाग ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत नोटिस भेजा था। मामला 814 करोड़ की अघोषित संपत्ति का है जो 2 स्विस बैंक खातों में पाई गई। अब आप ही सोचिए, एक तरफ अनिल अंबानी ब्रिटेन की कोर्ट में कहते हैं कि उनकी नेटवर्थ जीरो है और दूसरी तरफ हजारों करोड़ की संपत्तियां और विदेशी खाते निकल कर सामने आते हैं। ये जो नैरेटिव और रियलिटी के बीच का फासला है, ईडी इसी को भरने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 23 फरवरी को, जब बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ ने वो अंतरिम राहत रद्द कर दी जो अनिल अंबानी को मिली हुई थी। पहले उन्होंने बैंकों द्वारा फ्रॉड घोषित करने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन कोर्ट ने अब
साफ कर दिया है कि ऐसी रोक जारी रखना गैरकानूनी स्थिति को बढ़ावा देना है। इसका असर ये हुआ कि अब SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक जैसे बड़े खिलाड़ियों ने एक साथ एक्शन लिया और अपना रास्ता साफ कर लिया। जब बैंक किसी खाते को आधिकारिक तौर पर फ्रॉड घोषित कर देते हैं तो आरोपी के बचने के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या अनिल अंबानी जेल जाएंगे? देखिए, भारत का कानून कहता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी के पुख्ता सबूत मिल जाएं तो गिरफ्तारी अनिवार्य होती है। जिस तरह से संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं और कोर्ट के फैसले उनके खिलाफ आ रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि पब्लिक मूड और सिस्टम का प्रेशर दोनों ही इस वक्त सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। ईडी जिस तरह से 40,185 करोड़ के गबन की बात कर रही है वो मामूली नहीं है। अगर ये साबित हो गया कि पैसे को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया था तो अनिल अंबानी के लिए ये कानूनी चक्रव्यूह बहुत घातक साबित हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये मामला सिर्फ एक परिवार का या एक कंपनी का नहीं है, यह हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के भरोसे का मामला है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बैंकों को उनका 40,000 करोड़ रुपए कभी वापस मिलेगा, जिससे देश के हजारों छोटे काम हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कुर्की सिर्फ दिखावा है या वाकई हम एक बड़े उद्योगपति की गिरफ्तारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही बड़े मुद्दों पर बात करने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।